बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सेमेस्टर हिंदी साहित्य तृतीय प्रश्न पत्र। तृतीय प्रश्न पत्र में आपका है आधुनिक ब्रज भाषा और अवधी भाषा। तो इसमें से 2 पेपर होने हैं। जो लोग ब्रज भाषा का चुना है वो लोग ब्रज भाषा का पेपर देंगे, जिन लोगों ने अवधी भाषा चुनी है और वो लोग अवधी भाषा का पेपर देंगे। तो देखो, इससे पहले मैंने ब्रज भाषा के संबंध में लगभग बता दिया है। अब हम आज बात करने वाले हैं अवधी भाषा के संबंध में, और वो भी अवधी भाषा में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके पाठ्यक्रम में कौन से कवि हैं और उनकी कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कवि कौन सी रचना लिखी है और उसका प्रतिपाद्य विषय है क्या है, या किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है और वो है क्या, उद्देश्य क्या है। ऐसे तमाम प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके हल हो जाएंगे। तो कम समय में जो है फटाफट जो है बहुत सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलो शुरुआत कर देते हैं। देखो, सबसे पहले देखिएगा कवि कौन कौन से हैं आपके हैं। तो देखो भैया, इसमें केवल आपके पाठ्यक्रम में केवल 4 कवि हैं। बलभद्र प्रसाद दीक्षित परहेस और वंशीधर शुक्ल जी हैं, चंद्रभूषण त्रिवेदी नैनी रमई काका जी हैं और त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। तो 4 कवि हैं और 4 कवियों ने जो रचनाएं लिखी हैं और वो आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी हैं वो ही आपको विशेषतः तैयार करना है। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे वंशीधर शुक्ल जी से। चलो देखें, तो जो इनकी जो रचना है राम मरैया, यानी पंडित वंशीधर शुक्ल की जो रचना है राम मरैया। तो देखो, राम मरैया में है क्या, उसमें जो है गाँव का मनोहारी सहज प्राकृतिक परिवेश भौतिक आर्थिक विवरणता पर भारी पड़ता है और अपनी प्राण स्पंद रंग रूपमयता से जी की जरन को जुड़ाता है। राम मरैया कविता का यही प्रतिपाद्य है। दुखी दीनहीन ग्रामीण की राम मरैया बाहरी अभाव से जर्जर किंतु भीतरी भाव से समृद्ध है। और जो ये कविता है इसमें आरण्यक जीवन की जो है सहज दर्शन होते हैं। तो जो राम मरैया है उसका देखिए छान देखिए कितना अच्छा और कितना सरल कोमल भाषा में लिखा हुआ है। आप सुनते ही सुनते उसके अर्थ उसके भाव को समझ जाएंगे। चलिए सब कुछ छंद सुना देता हूँ। देखो, पूरे तो छंद तो नहीं सुनाऊंगा इसमें, और जहाँ पे हम इसकी व्याख्या बताएंगे वहाँ पर ही सारी बातें करेंगे, पर कुछ छंद आपको बता दें जिससे आप जो है पढ़ेंगे और बड़ी आसानी से इसकी अर्थ इसके भाव को समझ जाएंगे। चलिए 2-4 लाइनें सुनिएगा। नदी किनारे सड़क न गली द्वारे भरी तलैया, नदी किनारे सड़क न गली द्वारे भरी तलैया, होए है बनी है राम सहारे अपनी राम मरैया, जहाँ बयारी लगावई बढ़नी जुगनू दिया दिखावई, सुअर सियार चील गिलहरिया कूड़ा सैती उठावे, चिड़ई कौआ काका कह कह जागी जगाए सोआवे, उई उई अथाई अथाई के सविता दिन और रात बतावें, जहाँ बदरवा डाका डारे चोरी करे बिलैया, होई है बनी है राम सहारे अपनी राम मरैया, नदी किनारे सड़क न गली द्वारे भरी तलैया, होए है बनी है राम सहारे अपनी राम मरैया, जहाँ जाड़ मुट्ठिन माँ बांधा बर्फ जमी छपरन पर, जहाँ जाड़ मुट्ठिन माँ बांधा बर्फ जमी छपरन पर, राति दौस बीते प्यार माँ मौत टंगी खूटियन पर, 10 दिशा गुर्राए गरम हो जेठ दोपहरे झोंके, सुजय चूस के धरती बिजवै धूर उड़ै नभ झोंके, सावन रोवे चैतु हंसावे बीते छपक छैया, सावन रोवे चैतु हंसावे बीते छपक छैया, होय है घास माँ बनी फूस की अपनी राम मरैया, होय है घास माँ बनी फूस की अपनी राम मरैया, नदी किनारे सड़क में गली द्वारे भरी तलैया,
होए है बनी है राम सहारे अपनी राम मरैया। तो देखिएगा कितनी सरल कोमल भाषा में इन्होंने लिख दिया। चलो इसको देख लीजिएगा और बाकी देखो, क्योंकि सारी ऐसे सुनाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्यों कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें बताना है, क्योंकि जितने पाठ्यक्रम में आपकी रचना है वो सारी की सारी बताना है। इसलिए चलो मैं इसको दिखा देता हूँ, यदि पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा देख करके। इस प्रकार से आप देखोगे ये राम मरैया है। और देखिएगा इसके बाद हम आपको बता देते हैं इनकी जो दूसरी रचना है दहेज की भ्याट। तो इनकी जो ये रचना है दहेज की भ्याट, तो देखो इसमें समाज की तात्कालिक समस्या का मार्मिक अंकन है और दहेज प्रथा अभिशाप है। इस दहेज दानों ने कितने परिवारों की खुशियों को निगल लिया। वर पक्ष की निर्ममता, निष्ठुरता एवं कन्या पक्ष की विवशता और निरीहता का हृदय द्रावक चित्रण है। वर पक्ष की दहेज की हवस कभी पूरी नहीं होती, चाहे कन्या पक्ष अपना सर्वस्व ही क्यों ना दे दे। कन्या के पिता द्वारा यथाशक्ति यथासंभव वर की मांग पूरी करने की चेष्टा के बाद भी कन्या को ससुराल में कोई प्रसन्नता, कोई सुख प्राप्त नहीं होता और अंततः उसे अपने प्राणों की भेंट चढ़ाकर दहेज का मूल्य चुकाना पड़ता है। ऐसा मार्मिक वर्णन जो है इसमें कवि ने किया है। तो देखो मैं आपको पहले बताया ना कि इन रचनाओं के विषय में सुन लोगे तो आपकी जो है पेपर में आने वाले जो प्रश्न हैं उनकी समस्या का निदान हो जाएगा। और देखो इनकी जो कविताएं हैं, और यदि कविता दिखा करके सुना करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। यदि उसके भी संबंध में जानना चाहते हो तो आगे आपको मिल भी जाएगा। और इनमें जो मुख्य मुख्य जो छंद है वो भी मैं आपको बताता भी चलूँगा। चलिए इनकी रचना दूसरी देखिए। तो जी महंगाई जो कविता है, इस महंगाई कविता में कवि ने क्या किया है देखिएगा। अवधि सम्राट कहे जाने वाले पंडित वंशीधर शुक्ल सामाजिक जड़ताओं और राजनीतिक आर्थिक परतंत्रता एवं शोषण के विरुद्ध सदा अनज्वाल है। इनकी महंगाई कविता इसी का तूर्यनाद है। इस कविता में शुक्ला जी ने सामंती व्यवस्था, पूंजीवादी शोषण, नेताशाही के भ्रष्टाचार और उनकी अफसरशाही की लूट को खुली चुनौती देने के साथ साथ कृषक मेहनत कश की अंतहीन पीड़ा को भी सर दिया है। देखो जो इनकी अगली जो रचना है आपके पाठ्यक्रम में, देश का को है जिम्मेदार, देश का को है जिम्मेदार, कितनी बेहतर रचना है। तो देखो इसमें राष्ट्रीय चेतना से युक्त ये कविता है। देश की दयनीय स्थिति का जिम्मेदार चतुर्दिक व्याप्त भ्रष्टाचार, अनीति, अहंकार, अकर्मण्यता, नौकरशाही और देश की गौरव के प्रति उदासीनता है। उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारी भी देश की प्रगति के प्रति सचेत नहीं, सब परस्पर एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। भारत के महत्वपूर्ण भूभाग भी छिन गए। पड़ोसी देश रूस, चीन, पाकिस्तान आदि किसी न किसी कारण से भारत देश को त्रस्त किए हुए है। कवि की गहन चिंता है कि कौन इसका उत्तरदायी है। ऐसे विषम समय में, ऐसे कठिन समय में भारत को भाषण की आवश्यकता नहीं, उसे तो विश्वस्त और कठोर परिश्रमी लोगों की अपेक्षा है। देखिए इनकी जो अगली रचना है जो आपके पाठ्यक्रम में है, किसान की अर्जी। देखो तो इसमें है क्या, किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण स्वयं किसान के मुख से, उसके अथक श्रम का कोई मूल्य नहीं, अहर्निश दिन रात अहर्निश अंतहीन प्रयास के बावजूद उसका जीवन सुखी नहीं हो पाता। ज्येष्ठ मास की तपती धूप तो पौष माह की ठिठुरती सर्दी को झेलता हुआ वो अपनी खेती की देखभाल करता रहता है। ये समाज की कितनी विडंबना है कि शोषक वर्ग उसकी अशिक्षा का लाभ उठाकर उसकी सारी फसल हड़प लेता है।
वह और उसका परिवार भूखा तड़पता रहता है। कृषक जीवन की विपत्तियां, कठिनाइयां कवि को विचलित कर देती है। तो देखो कवि किसान की अर्जी जो कविता कहाँ से शुरुआत करता है, तो देखो कुछ छंद मैं आपको बता देता हूँ, बाकी देखिएगा जहाँ पे इनकी हम व्याख्या बताएंगे वहाँ पे सारी सारी जो है व्याख्या आप यानी कविताएं आपको देखने को सुनने को मिल जाएंगी। देखो कितने मार्मिक वर्णन किया है किसान की अर्जी में। देखो, जब जेठ महीना आवा सिविता आगी बरसावई, चिड़ैयू ना घुरघुचू छाड़ै सब मनई घर में स्वावै, तब पेटे पत्ती कसके हम खूब कुदारी चलायन, वो पुछुवई के धूरे पर 10 बिगहा खेत बनायन, जब पहल दोंगरा बरसा दूनों पड़वा मचे आयन, मुखिया की मांगी सरावन छा दिनमा खेत बनायन, जब धान जमा जीव हरसा विदेहनी मौनी मयूनी कीन्हन, सब लड़िका बारे मिल गई हम 3 निरौनी दीन्हन। तो पूरी कविता में किसान की हवस पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं होती है। फिर लास्ट में ये मैं आपको छंद दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद में इच्छा की पूर्ति के लिए वो कहाँ जाता है। इस प्रकार से ये कविता जो है पूरी आपको अगले में वीडियो में मिलेगी। तो अब अगले कवि आप देखिएगा बलभद्र प्रसाद दीक्षित परहेज। इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में जो इनकी रचना है पहली है चकल्लस। देखो परहेज जी की 37 कविताओं का संग्रह, राष्ट्रीयता, छायावादिता तो समाज के दलित शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, संवेदना तथा अन्याय सामाजिक समस्याओं पर कवि की लेखनी चली है। और जो ये कविता है, ये जो प्रस्तुत कविता है इसी संग्रह से ली भी गई है। इसमें एक ग्रामीण युवक को गांव में यदा कदा लगने वाले मेले में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उस अनुभव को इसमें कवि ने व्यक्त किया है और बहुत मार्मिक वर्णन किया है। और देखो इनकी जो अगली रचना है वो है उई का जानिन हमको आहिन। तो जो ये कविता है परहेज जी ने किसान की महिमा का गायन किया है। समस्त संसार की समृद्धि का कारक किसान ही है। वह वर्ष पर्यंत अपने खेत की सेवा में तपस्वी की भांति लगा रहता है, निरंतर तपस्या यानी साधना करता रहता है। और जो अगली रचना है परछाई, तो ये जो रचना है ना प्रतीकात्मक कविता है। सरोवर, परब्रह्म, वृक्ष, जीव, परछाई माया के प्रतीक है। देखो ये बहुत ध्यान से समझने सुनने वाली बात है, क्योंकि इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि जिससे आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में समस्या ना हो। तो देखो कितनी बेहतर बात बताइए, सरोवर परब्रह्म, वृक्ष, जीव, परछाई किसका प्रतीक है? माया की प्रतीक है। तो मैंने इससे पहले बताया प्रतीक क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रतिपाद्य विषय क्या है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो उनको बहुत आसानी से जो है आपका हल हो जाए। तो इस पर ध्यान दे करके चलना है। देखो उसके बाद जीव ब्रह्म के बीच माया विभेद पैदा करती है। मृत्युपरांत जीव ब्रह्म रूपी सरोवर की गोद में आश्रय लेकर माया रूपी परछाई से क्या होता है? मुक्त होता है। ब्रह्म के सानिध्य से वो मायागत बंधन से छूटता है। जीव और ब्रह्म का दार्शनिक विवेचन इस कविता में आपको मिलता है। और देखो इनकी जो अगली रचना है घसियारिन, तो घास काटने वाली स्त्री के सहज सौंदर्य, भाव भंगिमाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर चित्रण किया है। घसियारिन की क्रिया व्यापारों के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण है। अपनी निर्धनता में भी वह अत्यंत प्रसन्न और सुखी है। इसके बाद आप अगले कवि की रचनाओं के विषय में समझ लीजिएगा। अगले कवि हैं पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी जी, यानी रमई काका के नाम से प्रसिद्ध कवि। हाँ, तो इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में पहली रचना कौन सी है? तब मिली कविता हैरानी। कौन सी? तब मिली कविता हैरानी। तो इसके विषय में समझ लीजिएगा। देखो इसमें कवि ने कविता के उद्भव के क्षणों की व्याख्या की है। काव्य सृजना की संवेदना किसी विशेष मार्मिक परिस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। कवि मनीषी की उदात्त भावना स्वतः कविता के रूप में प्रकट हो जाती है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण करते हुए प्रातः, मध्याह्न, सायं एवं रात्रि का
बहुत अनुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है। इन अवसरों पर कवि की कल्पना का उद्रेक होता है। स्वप्न एवं मिलन का भी सुंदर भावपूर्ण अंकन कवि ने किया है। देखो ये जो इनकी अगली रचना क्या है, झीसी फाफा बूंदी। देखो इसमें जो है वर्षा ऋतु का मनोहारी चित्रण किया है और हल्की फुहार से लेकर बड़ी बड़ी बूंदों की धारासार वृष्टि का सुंदर इसमें वर्णन है। निदाग ताप से संतृप्त धरती पर वर्षा का कैसा सुखद प्रभाव पड़ता है, कवि ने अत्यंत तन्मयता से वर्णित किया और धरती हरी भरी हो जाती है। नदी नाली सरोवर झरने सभी पर्याप्त जल पाकर उमड़ उठते हैं। समस्त प्राणी प्रसन्न और तृप्त हो गए। पौधों और वृक्षों में ने अंकुर आ गए। बिना किसी वैषम्य के नदी वृक्ष सरोवर जीव जंतु सारी प्रकृति प्रसन्न हो गई। बूंदों के रूप में घर घर सुख संपत्ति की वर्षा होने लगी। और इनकी जो अगली रचना है, गांव है हमका बहुत प्यार। देखो इसमें जो है कवि की ग्रामीण चेतना का सर्वोत्तम दृष्टांत है। ग्रामीण परिवेश का सूक्ष्म पर्यवेक्षण, उसके प्रति कवि की गहन संशय तथा आत्मीय भाव का अत्यंत उल्लसित चित्र इस कविता में प्राप्त है। कवि को गांव क्यों प्रिय है, इसके कारणों पर प्रकाश डाला गया है। ग्राम्य प्रकृति के साथ ग्रामीण संस्कृति का भी सुंदर वर्णन है। पक्षियों का वैविध्य, लोक विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं आदि व्यवहारिक सरोकार भी इसमें चित्रित हैं। ग्रामीणों की कर्मनिष्ठा, ग्राम्य जीवन, प्राकृतिक सुषमा, खेतों की उपज, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से सम्मिलित ग्राम्य संस्कृति, ऋतुओं का निराला सौंदर्य, पक्षियों से जुड़ी शकुन अपशकुन आज सभी आयामों का कवि ने इस कविता में तन्मयता पूर्ण चित्रण किया है। इनकी जो अगली रचना है, हम कहा बड़ा ध्वाखा होएगा। कवि चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका आधुनिक अवधि की अनन्य लोक प्रसिद्ध प्राप्त कवि हैं। इनकी बहुख्याति रमई काका से हुई है। देखो काका वस्तुतः संवेदनामयी में कविता के पस्तर हैं। रमई काका की इसी मानवीय संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण है। हम कहा बड़ा ध्वाखा होएगा गीत, इस गीत में काका का स्वर जिस बाजारवादी विडंबना की ओर हमारा ध्यान खींचता है वो व्याकुल करने वाला है। जहाँ मूर्ति के शरीर पर पूरे कपड़े तो हैं, किंतु किसान के घर की बहन बेटी के शरीर पर लार ढकने के लिए बात नहीं है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, कितनी विचित्र बात बता रहे हैं जरा। दूसरी ओर काका जी ने इस गीत के माध्यम से ग्राम संस्कृति और जो नागर संस्कार, नागर माने शहरी की प्रबलता को भी उजागर किया। पुनः इस बात को समझ लीजिएगा, जो ये गीत है ना, इस गीत के माध्यम से कवि ने गांव की जो संस्कृति है, जो शहरी संस्कृति है, इसकी जो प्रबलता को उजागर किया है। काका की मूल संवेदना में ग्राम संस्कृति रही है। वास्तविक संस्कृति कहाँ मिलती है देखने को? गांव में देखने को मिलती है। किंतु इसके विपरीत इस कविता में नागर दृष्टि से ही गांव को देखा गया है। जो ये कविता है हम कहा बड़ा ध्वाखा होएगा, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। तो चलो मैं सुना देता हूँ, छोटी रचना है ये। वैसे तो सभी रचनाओं के विषय मैंने आपको बता दिया, आगे इन सभी रचनाएं आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। चलिए अच्छा सुनिए। हम कहा बड़ा ध्वाखा होएगा, तो कवि क्या कहते हैं? हम गयन याक दिन लखनऊ कक्कू संजोग ऐसा परिगा। हम गयन याक दिन लखनऊ कक्कू संजोग ऐसा परिगा। पहले हम सहारुदीक सो कहूँ ध्वाखा होएगा। सो कहूँ ध्वाखा होएगा। जब गयन नुमाइश द्याखै हम जा कक्कू भारी रहाई भीर। 2 तोला 4 रुपया के हम बेसहा सोने कै जंजीर। लकी भई घर तिन गल गल बहुमूल 4 दिनन मा रंग बदला। उन कहा कि पीतर लई आयो हम कहा बड़ा ध्वाखा होएगा।
माछन का कीन्हे सफा चट, माछन का कीन्हे सफा चट, मुँह पाउडरी और सिर केस बड़े, तामद पहिरे कम्मल ओढ़े, बाबूजी या कई रहा खड़े। हम कहा मेम साहब सलाम, ओई बोले चुप बे डैम फूल, मैं मेम नहीं हूँ साहब हूँ, हम कहा फिर धोखा हुईगा, हम कहा फिर धोखा होएगा। हम गयन अमीनाबाद जब कछ कपड़ा ले बाजार माँ, हम गयन अमीनाबाद जम कछ कपड़ा ले बाजार माँ, माटी कै सुघर मेहरिया आसी जहाँ खड़ी रहाई दरवाजा माँ, समझा दुकान कहिया मलकिन सो भाव ताव पूछाई लागन, या कई बोले यह मूरत है, हम कहा बड़ा धोखा होएगा। धस गयन दुकान दीख जहाँ, धस गयन दुकान दीख जहाँ में, रेऊ या कई रहा खड़ी, मुँह पाउडर पोते उजर उजर यो पहिरे, सारी सुघर बड़ी, हम जाना मूरत माटी की, सो सारी पर जब हाथ धरा, वो उझक भकुरी खवाए उठी, हम कहा फिर धोखा होएगा, हम कहा फिर धोखा होएगा। तो देखो इस प्रकार से कवि ने कविता का जो है मार्मिक चित्र खींचा है। और इसके बाद जो है इनकी एक और भी आपके पाठ्यक्रम में रचना है, काका की कहावतें। इसके बाद देखो जो त्रिलोचन शास्त्री जी हैं जो आपके पाठ्यक्रम में कवि हैं, तो उनकी जो रचना आपके पाठ्यक्रम में है अमोला। तो जो अमोला है उसमें है क्या, देखो त्रिलोचन शास्त्री का अमोला 2702 बरवे का संग्रह है, याद ही कर लीजिएगा, पूछा जाएगा पक्का। त्रिलोचन शास्त्री का अमोला 2702 बरवे का संग्रह है। अवधि की नीति काव्य परंपरा में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तुलसी और रहीम के बरवे के पश्चात आधुनिक अवधि में त्रिलोचन के इस बरवे ग्रंथ का विशेष स्थान है। इनके नीति परक बरवे मुख्यतः प्रकृति परिवेश, लोक व्यवहार और जीवन जगत के दर्शन पर केंद्रित है। तो इस वीडियो में इस विषय में बस यहीं तक, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। देखो इसके बाद हम जो है आपको जो मैंने बताए हैं कि काव्य जो है आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं हैं उनकी व्याख्या आगे आपको मिल भी जाएगी। दूसरी, इस समय परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा लाभ मिल जाए। इसके बाद जो कवियों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो वीडियो तत्काल आपको मिलने वाला है। और जो है कि जो आपकी समस्या हुआ करे उसकी जो है हमको सूचना अवश्य बताएं, जो मुझे बताते रहेंगे तो आपकी समस्या का हम निदान अवश्य करते रहेंगे। ठीक, शेष अगले